आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पेपर 2 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन फर्स्ट है पहला हमारा जो गद्यांश है वो है, कोई व्यक्ति सलाह या उपदेश दे सकता है लेकिन 24 घंटे चौकीदारी तो नहीं कर सकता, हाथ पकड़ के चल नहीं सकता, उसकी बात माने कौन। हर व्यक्ति को स्वयं सुधार लाना चाहिए। दोषपूर्ण आहार विहार, गलत आचार विचार, दुराचरण से अनमोल जीवन की ऊर्जा व्यर्थ बह जाती है। जो मन ही मन समझ जाता है वह देवता कहलाता है, जो कहे से भी नहीं समझता वह मूर्ख पशु समान होता है, लेकिन जो इशारे से समझ जाता है वह इंसान कहलाता है। हमारा मन चोर है, व्यसन की बुरी आदत पड़ गई है। बड़े बड़े विद्वान, शिक्षा शास्त्री, इंजीनियर, चिकित्सक, दार्शनिक आदि भी धूम्रपान करने से रोकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि धूम्रपान से मन बहलता है, मूड बनता है, समय गुजारने का अच्छा साधन है, लेकिन कलेजा जलाकर मन बहलाना अनुचित है। ये गद्यांश हमारा कंप्लीट होता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गद्यांश में कलेजा जलाने का शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पहला है मद्यपान करने से, दूसरा है धूम्रपान करने से, तीसरा है आहार ग्रहण करने से, चौथा है दुखी होने से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दुखी होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन की ऊर्जा को सार्थक करने के लिए अनिवार्य है। पहला आहार लेना, दूसरा विहार करना, तीसरा उचित आचरण करना, चौथा है आज्ञाकारी होना। तो गद्यांश के अनुसार सही आंसर हमारा हो जाएगा उचित आचरण करना। ठीक है। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार उपदेश देने पर सभी व्यक्ति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, उनका अक्षरशः पालन नहीं करते, उनका अक्षरशः पालन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनका अक्षरशः पालन नहीं करते हैं। ये मिस्टेक, दिस सही है, दिस इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार देवता किसे कहा गया है। जिनका आचरण और जीवन वैभवशाली होता है, जो मन ही मन समझ जाते हैं, जो दोषपूर्ण आहार उपदेशों से दूर रहते हैं, चौथा है जो विद्वानों और शिक्षकों की संगति करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो मन ही मन समझ जाते हैं। नेक्स्ट है, कुछ लोग धूम्रपान के समर्थन में होते हैं, कारण नहीं देते। कौन सा कारण नहीं देते। समय अच्छा बीत जाता है, मन प्रसन्न रहता है, हमेशा अच्छा लगता है, समझ बढ़ती है। तो समझ बढ़ती है ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए। स्वयं को सुधारना, सही बातों का पालन करना, धूम्रपान करना, व्यसन से दूर रहना। तो है धूम्रपान नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, समूह में से भिन्न शब्द पहचानिए। पहला बड़े विद्वान, दूसरा मूर्ख पशु, तीसरा है दोषपूर्ण आहार और चौथा है आचार विचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 97(1), क्योंकि बड़े विद्वान शब्द का प्रयोग इस जो गद्यांश है उसमें नहीं हुआ है। मूर्ख शब्द क्या है। मूर्ख शब्द एक आगत शब्द है जो कि विदेशी भाषा है। ये दूसरा गद्यांश शुरू होता है 91 से, जिसको हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, हर वर्ष जुलाई के महीने में वर्षा की रिमझिम शुरू हो जाती है। देश भर में इन दिनों अनेक तीज त्योहारों और मेलों की चहल पहल शुरू हो जाती है। वन महोत्सव भी इसी मौसम में मनाया जाता है। भारत जैसे विशाल देश के लिए वृक्षों का बहुत महत्व है। इससे न केवल धरती की सुंदरता बढ़ती है बल्कि जलवायु और मौसम पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। यह तो सभी जानते हैं कि जहाँ वृक्ष अधिक होती है वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। ऐसे देश में जहाँ बार बार सूखे और बाढ़ का प्रकोप रहता है, वृक्षों का होना बहुत जरूरी है। जिन क्षेत्रों में बेरहमी से वृक्ष काट डाले गए हैं वहाँ बाढ़ प्रकोप भी बहुत बढ़ गया है। यह प्रश्न पहला है, वन महोत्सव किस मौसम में मनाया जाता है। तो हो जाएगा हमारा वर्षा ऋतु में। फिर आता है नेक्स्ट,
वृक्ष की अधिक सर्दी लाती है, अधिक वर्षा लाती है, अधिक खरपतवार उगाती है, ज़मीन को बर्बाद करती है। तो सही आंसर हो जाएगा अधिक वर्षा लाती है। नेक्स्ट है, सूखे और बाढ़ की आकांक्षा किन जगहों पर अधिक होती है? जहाँ पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, जहाँ पानी की किल्लत होती है, जहाँ जंगल नहीं होते, जहाँ दलदली होती है। तो ये इसके अनुसार हो जाएगा जहाँ पेड़ बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है, पेड़ों का महत्व किस कारण नहीं है? जलवायु को बेहतर बनाने के लिए इन्हें पूजा जाता है, आर्थिक लाभ देते हैं, सूखे की आशंका नहीं रहती। तो इसका महत्व इन्हें पूजा जाता है, इसकी वजह से नहीं है। बाकी सब चीज़ें गद्यांश के अनुसार सही हैं। किस महीने में त्यौहार और मेले बहुतायत होते हैं? तो जुलाई का महीना होता है। नेक्स्ट है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है द्रुम। आरी मतलब होता है, ये होता है हमारा शत्रु। महोत्सव का पर्यायवाची शब्द है महा प्लस उत्सव, महान प्लस उत्सव। नेक्स्ट यहाँ पर है, एक सेकेंड, हाँ, महा उत्सव प्लस महो प्लस उत्सव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महा प्लस उत्सव, महोत्सव। ठीक है। फिर कक्षा 7 की शिक्षिका स्वाभाविक रूप से शिक्षार्थियों के भाषा कौशल का आकलन करना चाहती है, उन्हें खाली स्थान देना चाहिए। पहला बहुविकल्पी प्रश्न, दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा विषय निष्ठ प्रश्न, चौथा है क्लोजन परीक्षण। इसका सही उत्तर हो जाएगा विषय निष्ठ प्रश्न। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले उन्हें अक्षर अथवा वर्ण से परिचित करती है और फिर धीरे धीरे वह अपने ध्वनियों के साथ साथ सहसंबंध बनाती है। वे खाली स्थान का अनुमान कर रही है। ये हो जाएगा स्वनिमिक उपागम का। नेक्स्ट है, बोलने के कौशल में भाषा की यांत्रिकी शामिल है। बोलने के कौशल में भाषा की यांत्रिकी शामिल है। पहला उच्चारण, व्याकरण और शब्द भंडार, दूसरा है संदेश में स्पष्टता, तीसरा है भाषा कौशल में के सामाजिक और सांस्कृतिक नियम, चौथा है लिपि, शब्द और वाक्य। इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चारण, व्याकरण और शब्द भंडार। फिर नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी को डिस्ग्राफिया है, एक शिक्षक के रूप में आप किस रणनीति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे बच्चों को आप लेखन के आकलन हेतु अतिरिक्त समय देंगे। दूसरा है, आप केवल मौखिक परीक्षा लेंगे। आप उनकी स्ववर्तनी को स्वीकार करने और उनकी व्याकरणिक त्रुटि को अनदेखा करेंगे। तो बिल्कुल नहीं कर सकते। शिक्षार्थियों को अपनी गति से सीखने के लिए अनुमति देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऐसे बच्चों को अपने लेखन के आकलन के लिए अतिरिक्त समय देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन से संबंधित है? पहला, शिक्षार्थी सूचना को स्कैन करना सीखते हैं। दूसरा, मुख्य विचार को निकालने के लिए ये सावधानी और एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं। थर्ड है, वे अपने आनंद के लिए और शिक्षा की सहायता के बिना पढ़ते हैं। और चौथा है, इसकी प्रकृति वृहत होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि आपका विस्तृत पठन होता है कि हम अपने आनंद के लिए पढ़ते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर हाँ, आनंद के लिए पढ़ते हैं और शिक्षा की सहायता के बिना पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट है, पठन कौशल का आकलन करने के लिए एक भाषा शिक्षक को खाली स्थान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला, अनुतान के साथ प्रवाहपूर्ण पठन। दूसरा है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना। तीसरा है, उपयुक्त उच्चारण के साथ पढ़ना। चौथा है, समझ के साथ पढ़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समझ के साथ पढ़ना। पठन कौशल का आकलन करने के लिए भाषा शिक्षक को समझ के साथ पढ़ना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिर है, कक्षा 8 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को बैंक ले जाती है, खाता खोलने के तरीके के बारे में परिचित कराती है। उसके बाद वे आधी कक्षा से उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है और शेष आधी कक्षा को बैंक में खाते खोलने हेतु निर्देश लिखने के लिए कहती है। उनकी कक्षा में कौन कौन सी पद्धति का पालन हो रहा है? पहला है रचनावादी उपागम, दूसरा है संरचनात्मक उपागम, तीसरा है शिक्षा में रंगमंच, चौथा है प्राकृतिक पद्धति।
तो यहाँ पर पहले बच्चों को वो लेके जाती हैं, तो और फिर बच्चे खुद अपने से क्रिया करके विचार करके सीखते हैं। तो ये हो जाएगा रचनावादी उपागम। ठीक है। नेक्स्ट है कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ते समय कुछ कठिन और अपरिचित शब्द मिलते हैं। उसे उस शब्द के अर्थ नहीं मिलते, उसे ऐसे प्रत्येक शब्द के लिए शब्दकोश देखना चाहिए। बी है शिक्षक के पास जाना चाहिए। सी है शब्दों को अनदेखा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। डी है दिए गए संदर्भ में अर्थ का अनुमान लगाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि इस दिए गए संदर्भ में अर्थ निकालने का उनको अनुमान लगाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। फिर है उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य। पहला है पाठ्यक्रम के उपरांत शिक्षार्थियों को ग्रेड देना। ये तो नकारात्मक हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणा और अधिक्षमता को बढ़ाना। ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट है बट उतना नहीं। कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया को सुनिश्चित करना, बिल्कुल नहीं। जो शिक्षार्थी पीछे रह गए हैं उन्हें अतिरिक्त सहायता देना। उपचारात्मक शिक्षा का अर्थ ही होता है बच्चों को जैसे कि टेस्ट लिए हैं उसके बाद क्या क्या गलत हुआ है उसको सुधार के उनको और नया उसी को अच्छी तरीके से सिखाना। फिर आता है शिक्षार्थी उपन्यास, समाचार पत्र और बाल बालिका आदि पढ़ने में व्यस्त हैं। वे खाली स्थान पठन कर रहे हैं। समाचार, उपन्यास आदि पढ़ना ये हमारा हो जाता है विस्तृत पठन के अंदर। विस्तृत पठन के अंदर आता है ये आप जो आनंद के लिए पढ़ते हैं ये सभी। गहन पठन के अंदर आता है आप परीक्षा के लिए पढ़ना। जिज्ञासा पठन मतलब आप आनंद के लिए कुछ भी पढ़ रहे हैं। हालांकि ये दोनों में से आंसर कोई भी हो सकता था, लेकिन जो विस्तृत पठन एक जिसको हम विस्तृत पठन एक ऐसा शब्द है जो ऑलरेडी दिया गया है तो वो मेन है। ठीक है, उसके रहते तो हम जिज्ञासा पठन को नहीं लगाएंगे। साझेदारी पठन तो नहीं आएगा। पाठ्य पुस्तक से एक पाठ पढ़ने के बाद शिक्षिका का शिक्षार्थियों को समूह कार्य के लिए विभाजित करती है। एक समूह कार्य की अंतर्वस्तु के बारे में लिखता है और अन्य मस्तिष्क मानचित्र का आरेख करता है। एक समूह मुख्य पात्रों का वृत्त चित्र बनाता है और एक पाठ का सारांश लिखता है। यह गतिविधि कक्षा के विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। ये तो पॉजिटिव लग रहा है। कक्षा में अव्यवस्था का निर्माण करेगी, बिल्कुल भी नहीं भाई। संचालित कार्य में कठिनाई की क्योंकि शिक्षक उनकी सहायता नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल नहीं। शिक्षण समय की बर्बादी करेंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये तीनों नकारात्मक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा के विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। नेक्स्ट है एक शिक्षिका अनुच्छेद लेखन के बारे में शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देते समय कहती है कि आपने बहुत सारी व्याकरणिक त्रुटियां की हैं। यहाँ वे खाली स्थान की ओर संकेत कर रही। पहला, शिक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त शब्दों की ओर, अनुच्छेद में वर्तनी की त्रुटियों की ओर, शब्दिक त्रुटियों की ओर, वाक्य विन्यास की त्रुटियों की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शब्दों के द्वारा वाक्य विन्यास के द्वारा हो रही त्रुटि। वाक्य विन्यास मतलब वाक्य द्वारा व्याकरण वर्तनी सभी को मिलाकर जो त्रुटि होती है उसे हम कहते हैं वाक्य विन्यास। ठीक है। पहेलियाँ, माथापच्ची, वर्ग पहेलियाँ आदि जो पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान के लिए शामिल किया जाता है। पहला, शिक्षार्थियों में यहाँ पर एक शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता और आलोचनात्मक अभिव्यक्ति के विकास के लिए। तो शायद सही आंसर हो जाएगा यही। एक सेकंड, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कविता का काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व पठन गतिविधि हो सकती है। पहला, कविता की अंतर्वस्तु के बारे में अनुमान लगाने के लिए शिक्षार्थी चर्चा करते हैं। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। उनको पहले से अनुमान लगाने के लिए चर्चा करवाना चाहिए जिससे कि वो विषय के बारे में समझ सके, उनकी जिज्ञासा पैदा हो और वो पूर्ण अनुमान से करें। बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। शिक्षार्थी दो के जोड़े में कार्य करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाए, ऐसा तो नहीं करेंगे। शिक्षार्थी कवि की जीवनी लिखते हैं, लिखने में रटने में कोई फ़ायदा नहीं है। शिक्षक उन्हें कविता के बारे में अर्थपूर्ण वाक्य लिखने के लिए कहते हैं। ये अर्थपूर्ण वाक्य तब लिखेंगे जब आप पढ़ा लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 120 है, परीक्षा हेतु एक विषय को सीखने के लिए किस
पठन तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। पहला विस्तृत पठन, दूसरा स्कैनिंग, तीसरा विवरणात्मक पठन, चौथा है स्कीमिंग। तो इसको सबको मैं डिटेल से बता देती हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा विस्तृत पठन। विस्तृत पठन हम पढ़ते हैं जब कोई चीज़ को गहन पठन यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल में या पेपर के लिए पढ़ना हो, इसके लिए। स्कैनिंग का अर्थ होता है जैसे कि किसी बड़े पृष्ठ में या किसी चार्ट वगैरह में कोई चीज़ खोजना, जैसे का स्कैन करना मतलब रोल नंबर ढूंढना है, कोई सन ढूंढना है, और ये बात। विवरणात्मक होता है आप किसी चीज़ को देखे हैं उसके बाद उसका वर्णन कर रहे हैं, हो जाता है विवरणात्मक पठन। स्कीमिंग हो जाता है किसी अनुच्छेद या किसी तत्व को पढ़ना, उसके बाद उसका सार निकालना, उसका अर्थ निकालना। ठीक है, इस तरह आपका हिंदी का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।